बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के जो लेक्चर है ये एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स होगा जिसमें हम अमाइनो एसिड्स की सीरीज़ का ये पहला लेक्चर है जिसमें हम अमाइनो एसिड का बेसिक इंट्रोडक्शंस डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम अमाइनो एसिड की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, उनका एसिड एंड बेसिक बिहेवियर, उनकी पॉलीमराइजेशन इनटू दी पेप्टाइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स एंड देन प्रोटीन्स। फिर हम प्रोटीन्स के बहुत सारे जो फंक्शंस हैं, डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोटीन फंक्शंस हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। हम ये भी जानते हैं कि जो प्रोटीन इज़ द मोस्ट डाइवर्स मॉलिक्यूल ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो अमाइनो एसिड्स जो हैं ये मोनोमर्स हैं, क्योंकि जब हम पॉलीमर्स की तरफ जाते हैं, पॉलीमराइजेशन को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, पॉलीमर्स मैक्रोमोलिक्यूल्स को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो उससे पहले हमें देखना है कि उनके मोनोमेरिक जो यूनिट्स हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो जो प्रोटीन्स हैं वो हमें पता है कि प्रोटीन्स बहुत सारे फिनोमिना के अंदर बहुत ही मेन एजेंट्स के तौर पे काम करती हैं। जैसे हमारा मेटाबॉलिज्म है वो प्रोटीन्स के बगैर कुछ नहीं है। एवरी सिंगल स्टेप ऑफ मेटाबॉलिज्म इज़ कैटलाइज्ड बाय अ सेट ऑफ एंजाइम्स, और वो जो एंजाइम्स हैं दे आर प्रोटीन इन नेचर। दे आर सर्टन ग्रुप ऑफ एंजाइम्स डेट आर RNA इन नेचर, लेकिन वो कुछ हैं, बाकी जो मेजर अमाउंट है, मेजर नंबर ऑफ एंजाइम्स वो प्रोटीन है। इसके अलावा प्रोटीन्स जो हैं वो ट्रांसपोर्टर्स के तौर पे काम करती हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट इन दी ब्लड हो, जैसे जो लिपोफिलिक मॉलिक्यूल्स हैं, कॉर्टिसोल है, स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं, उनको ट्रेवल कराने के लिए बॉडी के अंदर, या लिपिड्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट कराने के लिए ब्लड के अंदर बहुत सारी प्रोटीन्स रोल प्ले करती हैं। वो कार्गो को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाती हैं। इसी तरह से बहुत वेल नोन एग्जाम्पल हमारे पास हीमोग्लोबिन की है, जो कि ऑक्सीजन को कैरी करती है। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स हैं, लैक्टोज ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो सेल के अक्रॉस मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो वो जो सेल के ऊपर ट्रांसपोर्टर्स हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद हैं, वो भी प्रोटीन इन नेचर हैं। ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, वो भी प्रोटीन इन नेचर हैं। इसके अलावा जो प्रोटीन्स हैं दे स्ट्रक्चरल रोल भी प्ले करती हैं, स्ट्रक्चर डेवलप करती हैं। हमें पता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें भी लिपिड्स एंड प्रोटीन्स एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाते हैं। इसके अलावा कोलेजन, जो आपके नेल्स के पार्ट्स हैं, आपके नेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, लिगामेंट्स हैं, ये सब कोलेजन से, आपकी बोन्स के अंदर जो है प्रोटीन पार्ट वो भी कोलेजन से बनता है। इसके अलावा कैरेटिन है, ये भी प्रोटीन इन नेचर है। फेदर, हॉर्न्स, हेयर, नेल्स, ये कैरेटिन से मिलके बनते हैं। इसके अलावा जो प्रोटीन्स हैं दे आर ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द मोबिलिटी, मूवमेंट में रोल प्ले करते हैं, जैसे एक्सिन, एक्टिन, मायोसिन फिलामेंट्स हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक्सपेंड होते हैं, और आपका जो मसल है वो मूव करते हैं। इसके अलावा जो अमाइनो एसिड्स हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अमाइनो एसिड्स ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन्स के, प्रोटीन्स को बिल्ड करते हैं। एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से जुड़ता है, फिर तीसरा अमाइनो एसिड से जुड़ते हैं, चौथे से, इस तरह से ये एक लंबी चेन बना लेते हैं जिसकी जो लेंथ है वो वेरी कर सकती है। कुछ में आपके पास 3 अमाइनो एसिड्स भी हो सकते हैं, ट्राईपेप्टाइड आप उसे कहेंगे। किसी में 20 अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं, और किसी में हज़ारों अमाइनो एसिड्स भी हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है किस किस्म की प्रोटीन है। यहाँ पर लिखा है कि जो प्रोटीन्स हैं, ये जो प्रोटीन्स हैं दे आर हेट्रोपॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड्स। तो हेट्रोपॉलीमर्स का क्या मतलब होता है? ऐसे पॉलीमर्स जिसके अंदर सिर्फ एक तरह का मॉलिक्यूल मौजूद ना हो, एक से ज़्यादा तरह के मॉलिक्यूल हो, तो उनको आप हेट्रोपॉलीमर्स कहते हैं। जैसे कि एक आपके पास अमाइनो एसिड ग्लाइसिन है, तो दूसरा आपके पास वेलिन है, तीसरा आइसोल्यूसिन है, चौथा ट्रिप्टोफेन है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के अमाइनो एसिड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये एक लंबी चेन बना रहे हैं। इस तरह के पॉलीमर्स को आप कहते हैं हेट्रोपॉलीमर्स। सो ऑफ कोर्स प्रोटीन्स किसी एक किस्म के अमाइनो एसिड जुड़कर नहीं बनता, तो इसीलिए प्रोटीन्स को हेट्रोपॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड्स भी कहा जाता है। सो अमाइनो एसिड्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत डिफरेंट हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं हर एक अमाइनो एसिड्स की। वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे जब मैं आपको स्ट्रक्चर्स के साथ एक्सप्लेन करूँगी अमाइनो एसिड, उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ किस वजह से हैं, उनकी ऑप्टिकल रोटेशन किस वजह से है, तो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जो अमाइनो एसिड्स हैं दे आर वेरी यूजफुल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, क्योंकि दे हैव अ कैपेसिटी टू पॉलीमराइज।
ये पॉलीमराइज कर सकते हैं, एक अमाइनो एसिड दूसरे से जुड़ सकता है बिकॉज दे हैव अ फंक्शनल ग्रुप्स टू पॉलीमराइज। इसके अलावा इनकी जो एसिड और बेस प्रॉपर्टीज़ हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डोनेशन की और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी इनको बहुत यूनिक फीचर्स देती हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। देन इनके पास जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, व्हाट डू यू मीन बाय फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, क्या क्या मतलब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का, कि इनका टेस्ट कैसा है, इनकी सॉलिबिलिटी कैसी है, इनका टेक्सचर कैसा है, देखने में कैसे हैं, तो ये सब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाता है। वो भी बहुत इनकी यूनिक फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। अमाइनो एसिड्स की जो केमिकल फंक्शनैलिटीज़ हैं वो भी डिफरेंट है। केमिकल फंक्शनैलिटी कैसी है कि इनके पास केमिकल ग्रुप्स कौन से मौजूद हैं, जैसे ग्लाइसिन की अगर बात करें, इसके पास सिर्फ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और अमाइनो ग्रुप है, कोई आर ग्रुप नहीं है यूनिक किस्म का। लेकिन अगर हम एस्पार्टेट की बात करेंगे तो उसमें 2 कार्बोक्सिलिक भी हैं और 1 अमाइनो है। तो ये डिपेंड करता है कि इनके अंदर किस तरह के केमिकल ग्रुप्स मौजूद हैं और फिर उसी तरीके से वो बिहेव करते हैं अपनी इन्वायरमेंट के साथ। तो सबसे पहले ये सीख लेते हैं कि अमाइनो एसिड को आप कैसे किस तरह से इसको नंबरिंग करेंगे। तो ये अब आपके सामने एक एग्जांपल है लाइसिन अमाइनो एसिड की, जिसमें आपके पास जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसको कार्बन नंबर 1 हमने कंसीडर किया, दिस इज़ अ कार्बन नंबर 1, और इसको आप अल्फ़ा कार्बन कहते हैं, दिस इज नेक्स्ट टू दी फंक्शनल ग्रुप। तो ये अल्फ़ा कार्बन है, फिर इसके बाद बीटा कार्बन है, गैमा कार्बन है, डेल्टा, और फिर ये एप्सिलॉन। और इसके पास अमाइनो ग्रुप, क्योंकि ये बेसिक अमाइनो एसिड है, इसके पास एक्स्ट्रा अमाइनो ग्रुप भी मौजूद है। इसमें ये जो ग्रुप है अल्फ़ा अमाइनो ग्रुप, ये आपके पास कार्बोक्सिलिक, इसको आप अल्फ़ा कार्बोक्सिलिक भी कहते हैं क्योंकि ये अल्फ़ा कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसको आप अल्फ़ा अमाइनो भी कहते हैं क्योंकि ये अल्फ़ा कार्बन से जुड़ा हुआ है। और इसको आप आर ग्रुप कहते हैं क्योंकि ये पूरा ग्रुप जो है वो अल्फ़ा कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये प्रोटॉन। तो इस तरह कार्बन की 4 वैलेंसीज पूरी हो जाती हैं, एक ये वाला बॉन्ड, एक ये वाला बॉन्ड, एक ये वाला बॉन्ड, और एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए हम इनको अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स भी कहते हैं। तो इनको आप 1 2 3 4 5 6 कार्बन भी कह सकते हैं, अल्फ़ा बीटा गैमा डेल्टा एंड एप्सिलॉन कार्बन्स भी कह सकते हैं। टेट्राहेड्रल है, ये 4 सब्स्टिट्यूट है, 1 2 3 4, ये 4 सब्स्टिट्यूट हैं और ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है इनकी। ऑल अमाइनो एसिड एक्सेप्ट प्रोलीन, they have acidic carboxylic group, a basic amino group and alpha hydrogen connect to the alpha carbon। जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, प्रोलीन के साथ क्यों है, क्योंकि प्रोलीन जो है ये साइक्लिक अमाइनो एसिड है। इसका भी स्ट्रक्चर मैं आपको जब हम शो करूँगी तो फिर मैं उसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल से हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इसके अलावा हमने अभी डिस्कस किया कि हर एक अमाइनो एसिड जो है उसका यूनिक फीचर है जो कि उसका आर ग्रुप डिफाइन करता है। सब्स्टिट्यूट आर ग्रुप उसका जो एक यूनिक फीचर है वो डिफाइन करता है, क्योंकि जो बाकी 3 जो ग्रुप्स हैं जिसमें अल्फ़ा कार्बोक्सिलिक, अल्फ़ा अमाइनो और प्रोटॉन हाइड्रोजन, वो सब में सेम है, लेकिन जो आर ग्रुप है वो हर एक अमाइनो एसिड में डिफरेंट है। तो अभी आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री है, लेकिन आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टीरियो केमिस्ट्री है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, लेकिन जब हम बायो केमिस्ट्री में स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करते हैं तो वो बड़ी सिंपल सी है। इसमें आपको एल और डी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता होना चाहिए, एल मॉलिक्यूल्स के बारे में पता होना चाहिए और डी मॉलिक्यूल्स के बारे में पता होना चाहिए। अभी हमारे और ये जो एल और डी कॉन्फ़िगरेशन है ये हमें सबसे पहले फिशर ने डिफ़ाइन किया था, जिसने उसने ग्लिसरॉल्डिहाइड को एज अ आइडियल मॉलिक्यूल लिया था। ग्लिसरॉल्डिहाइड को उसने डिफ़ाइन किया एल ग्लिसरॉल्डिहाइड की फॉर्म में और डी ग्लिसरॉल्डिहाइड की मॉलिक्यूल की फॉर्म में। तो जहाँ पर ग्लिसरॉल्डिहाइड का अब आपको मैं सिंपल तरीके से ये अगर एक्सप्लेन करूँ तो आपने क्या करना है कि आपने अमाइनो ग्रुप को देखना है। आपने अमाइनो ग्रुप को देखना है कि अगर अमाइनो ग्रुप आपके उल्टे हाथ की तरफ लिखा है और प्रोटॉन उसके सामने है तो ये आपके पास एल अमाइनो एसिड है, और अगर आपके पास जो अमाइनो ग्रुप है वो सीधे हाथ की तरफ है तो ये डी अमाइनो एसिड है, डी अमाइनो एसिड है। इसको लिखने का तरीका ये भी होता है कि आर ग्रुप को या नीचे रखते हैं या ऊपर रखते हैं, आर ग्रुप को नीचे रखें या ऊपर रखें और
इसके सामने आपने का और अमाइनो के सामने आपने कार्बोक्सिलिक रखना है। तो ये जब आप इस तरह से करेंगे तो आपको डी अमाइनो एसिड और एल अमाइनो एसिड के बारे में पता चल जाएगा। ये आपके पास ये लिखा हुआ है एन अमाइनो, ये आपके पास एल अमाइनो एसिड है, ये डी अमाइनो एसिड है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये एलानिन की एग्जांपल है, जिसमें जो आर ग्रुप है वो ये है, ये नीचे लिखा हुआ है। तो अब आपके पास प्रोटॉन और अमाइनो ग्रुप एक दूसरे के सामने हैं, तो इस तरह से आप लिखेंगे तो दिस इज अ डी अमाइनो एसिड। और एक और बात याद रखिए कि जो ये आइसोमर्स हैं एक दूसरे के, क्योंकि इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो बिल्कुल सेम है। जब इसे कैलकुलेट करेंगे डी का भी वही मॉलिक्यूलर वेट आएगा और एल का भी वही आएगा, लेकिन जो इनकी मॉलिक्यूल्स की जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। कॉन्फ़िगरेशन से क्या मुराद है? कॉन्फ़िगरेशन से मेरे मतलब ये है कि आप इन दोनों का जो अरेंजमेंट है वो बॉन्ड को तोड़े बगैर नहीं चेंज कर सकते, आपको उसको तोड़ना पड़ेगा और फिर उसका आपको अरेंजमेंट चेंज करना पड़ेगा। तो इसको आप कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन। तो ये आइसोमर्स जो हैं, डी आइसोमर और एल आइसोमर, ये बहुत डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं। ये बिल्कुल सेम मॉलिक्यूल नहीं है। डी अमाइनो एसिड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो टोटली डिफरेंट होती हैं। एल एलानिन की प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती हैं। तो ये आपके पास डी अमाइनो एसिड और ये आपके पास एल अमाइनो एसिड।